Hey guys, welcome back to the channel. This is Gaurav and you're watching Being DTOID. तो आज हम बात करने जा रहे हैं जैक डेली 2023 के बारे में और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें जितने भी राउंड्स हैं यार मैं सारे कवर करूंगा। इसके अलावा कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन राउंड से रिलेटेड आपको जरूर देखने को मिलेगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहना और इस वीडियो को जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो जैक में इस साल बैठ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जैक डेली है क्या। सो जैक डेली स्टैंड्स फॉर जॉइंट एडमिशन कमेटी। सो ये जॉइंट एडमिशन कमेटी करती क्या है, बेसिकली ये काउंसलिंग कंडक्ट कराती है इन 5 इंस्टीट्यूट के लिए। इन 5 इंस्टीट्यूट का नाम है DTU, NSUT, IIIT दिल्ली, DSEU और IGDTUW। ये 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और इनमें इंजीनियरिंग इससे ऑफर की जाती है। इन इंस्टीट्यूट के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस साल का कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट कौन है। सो पहली बात यह है कि कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट होता क्या है। तो हर साल जैक एक कॉलेज को जिम्मेदारी देता है कि वो काउंसलिंग कंडक्ट कराए। तो इन 5 में से इस साल जो काउंसलिंग कंडक्ट करा रहा है वो है NSUT। तो चलते हैं अब इन इंस्टीट्यूट के ओवरव्यू की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं यार DTU की। DTU स्टैंड्स फॉर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और ये इन सभी में सबसे पुराना कॉलेज है। इस कॉलेज में आपको 15 ब्रांचेस देखने को मिलेगी, जिसमें कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, MCE जैसे सब्जेक्ट हैं। MC स्टैंड्स फॉर मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। तो ये सारे सब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप स्क्रीन पे पॉज करके इन सारी ब्रांचेस को देख सकते हो। तो DTU जाना जाता है अपनी प्लेसमेंट्स के लिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो या इसके अलावा किसी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांचेस से बिलोंग करते हो तो आपके IT में बैठने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरी ब्रांच है तो भी उसमें आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको नॉन टेक जैसी कंपनियां भी DTU में काफ़ी ज़्यादा विजिट करती है। तो DTU एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो बात करते हैं दूसरे कॉलेज की, जो कि है NSUT। NSUT स्टैंड फॉर नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और इसके अंदर बेसिकली 3 कैंपसेस आते हैं। ये और DTU की काफ़ी ज़्यादा राइवलरी पहले से रही है, तो ये दोनों ही कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं। NSUT के एक्चुअली 3 कैंपसेस हैं, एक है मेन कैंपस, एक है NSUT का ईस्ट कैंपस और एक NSUT का है वेस्ट कैंपस। तो NSUT के ईस्ट और वेस्ट कैंपस पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो NSUT का मेन कैंपस है उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस देखने को मिलती है, जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो है ही है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके अलावा IT, और IT में भी आपको यहाँ पर वेरियस टाइप की स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगी, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। आप पॉज करके ये सारी ब्रांचेस के बारे में पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं NSUT के ईस्ट कैंपस की, तो NSUT का जो ईस्ट कैंपस है वो एक अंबेडकर कॉलेज था, IPU के अंडर आता था वो, और 2020 में NSUT ने इसे अपने कैंपस के अंदर इंक्लूड कर लिया, उसे ईस्ट कैंपस का नाम दिया है। इस कॉलेज के अंदर आपको 3 ब्रांचेस पढ़ने को मिलेगी, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। इसमें आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर साइंस एंड IoT, इसके अलावा ECAM जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरीके की आपको हाइब्रिड ब्रांचेस यहाँ देखने को मिलेगी। तो चलते हैं वेस्ट कैंपस की तरफ। जो NSUT का वेस्ट कैंपस है वो भी एक IP का ही कॉलेज था, जिसका नाम था ब्रह्म प्रकाश गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, और इसे IPU से निकालकर NSUT ने अपने अंडर ले लिया था 2020 में। और इसके अंदर आपको 3 ब्रांचेस पढ़ने को मिलेगी, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रही है। यहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। तो यार NSUT जाना जाता है अपनी अच्छी टेक प्लेसमेंट के लिए। तो जो बच्चे टेक में कंसिडर करना चाहते हैं तो अगर उनको NSUT में टेक ब्रांचेस मिलती है तो वो NSUT को ही प्रेफर करते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं तीसरे कॉलेज की तरफ, जो कि है IIIT दिल्ली। IIIT दिल्ली स्टैंड्स फॉर इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। इसमें जो I है वो इंद्रप्रस्था है, जो कि बाकी IIIT इसकी फोन फॉर्म से डिफरेंट है, क्योंकि बाकी IIITs या तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, या जो IIIT भुवनेश्वर और हैदराबाद है वो अपना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। IIIT दिल्ली यार अपनी रिसर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसके अंदर आपको ये सारी ब्रांचेस देखने को मिलेगी। इसके अंदर सारी की सारी आपको कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस देखने को मिलेगी। तो अगर किसी की कंप्यूटर साइंस प्रेफरेंस है तो वो इसको कंसिडर कर सकता है। यहाँ पर बस एक ही कॉन जो नज़र आता है वो है इसकी फ़ीस। इसकी फ़ीस काफ़ी हाई है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यहाँ पर रिसर्च और फैकल्टी आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिलेगी। आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पर की सारी ब्रांचेस को देख सकते हो। तो बात करते हैं यार यहाँ पर चौथे कॉलेज की, जो कि 2021 में इंक्लूड हुआ था। इसका नाम है DSEU दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। इसके अंदर यार 2 कैंपसेस आते हैं, एक है ओखला 1 और दूसरा है ओखला 2। जो ओखला 1 कैंपस है वो भी IP का ही एक कॉलेज था, जिसका नाम है गोविंद वल्लभ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके अलावा इसमें एक और कॉलेज आपको देखने को मिलेगा, जो कि है ओखला 2 कैंपस, और ओखला 2 कैंपस भी IP का ही एक कॉलेज था, जिसका नाम है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग। तो ओखला 1 कैंपस की बात करूँ तो यार यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ECE और मैकेनिकल जैसे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, और ओखला 2 कैंपस में भी आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग
और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकाट्रॉनिक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। आप स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पर ब्रांचेस के बारे में पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं यार आखिरी कॉलेज की जैक के, जिसका नाम है IGDTUW। इसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, और ये एक गर्ल्स कॉलेज है जैसा कि इसके नाम में ही है। और इसकी प्लेसमेंट्स यार काफ़ी सॉलिड है, तो जो भी गर्ल कैंडिडेट है इस कॉलेज को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। IGDT ऑफर करता है यार काफ़ी सारे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्सेज, ताकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, कंप्यूटर साइंस एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आपको यहाँ पर कोर्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ IT भी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल जैसे सब्जेक्ट भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये इंटीग्रेटेड BTech प्लस MBA भी ऑफर करता है, तो आप इसके कोर्स को पॉज करके देख सकते हो। तो सभी कॉलेजेस का यार ओवरव्यू देने के बाद हम बात करते हैं अब सीट मैट्रिक्स की। तो इन सभी कॉलेजेस की जो टोटल सीट्स हैं वो इस बार है 6666। इन सभी सीटों में यार सारी कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया है, तो ये टोटल सीट्स है। तो यार बात करते हैं जैक के रजिस्ट्रेशन की। तो जैक की जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 26 मई है, यानी कि इसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करूं इसके एंड डेट की, तो अभी तक इसकी जो एंड डेट है वो 25 जून है। ये एक्सटेंड भी हो सकती है, तो इसके अलावा वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहिएगा। और मेरी आप लोगों को यही एडवाइस रहेगी कि आप फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए, ताकि आपका फॉर्म मिस ना हो। तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में नहीं किया है, तो आप सेकंड राउंड के लिए भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो फर्स्ट राउंड में एक बार रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो वो सेकंड तक चलते रहेंगे। तो अगर आप मिस कर देते हो बाई चांस, तो आप रजिस्ट्रेशन थर्ड राउंड में भी कर सकते हो। इससे क्या आप कौन है मैं वो बता देता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में जिन बच्चों को सीट मिल चुकी होगी उनकी सीट्स ऑलरेडी सीट मैट्रिक्स से जा चुकी होगी। तो जब आप थर्ड राउंड में अप्लाई करेंगे तो बची हुई सीटों पे ही आप आगे कम्पीट कर सकते हैं। मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरें, ना कि थर्ड राउंड तक वेट करें। इसके अलावा इसमें जो रजिस्ट्रेशन फीस है यार वो है 1500 रुपीज़। तो बात करते हैं यार एलिजिबिलिटी की। तो काफ़ी लोगों को ये दिक्कत होती है यार कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, हर इंस्टीट्यूट के लिए क्या अलग एलिजिबिलिटी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक सिंपल सी एलिजिबिलिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका JEE मेन में एक वैलिड स्कोर होना चाहिए। उसके अलावा सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर 12th की परसेंटेज कंसीडर होती है। तो IIIT दिल्ली के अलावा जो बाकी 4 कॉलेजेस हैं उनका क्राइटेरिया सेम है कि आपके जो 12th में PCM का जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए। तो यार मैं बात करता हूँ IIIT दिल्ली की। तो IIIT दिल्ली में इस साल रिलैक्सेशन है। यहाँ पहले आपसे 80% मांगते थे, इस साल 70% एग्रीगेट चाहिए आपको इन PCM। एलिजिबिलिटी में एक नोट मैं आपको जरूर देना चाहूंगा कि यहाँ पर इंग्लिश आपका एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए इन योर क्लास में। तो जैक दिल्ली में यार एक सीट कोटा भी होता है, तो जो लोग आउटसाइड दिल्ली से हैं शायद उन्हें ना पता हो, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि जैक दिल्ली में जो टोटल सीट्स उसमें 85% दिल्ली रीजन वालों के लिए रिजर्व्ड होती है। इसके अलावा जो 15% सीट्स है वो आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए कंसीडर की जाती है। तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने लगेंगे तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही निकाल के रखें, ये आपको हेल्प करेगा रजिस्ट्रेशन जल्दी भरने में। इन डॉक्यूमेंट्स में यार आपके पास क्लास 12 का रिजल्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए हाई स्कूल का। इसके अलावा अगर आप IIIT दिल्ली में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ कुछ बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं, तो उसके लिए आपके पास कोई ओलंपियाड वगैरह का सर्टिफिकेट है या जो भी IIIT दिल्ली एक्सेप्ट करता है, अगर उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या डिफेंस से बिलोंग करते हैं, इस तरीके की कैटेगरी का अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा। तो आप स्क्रीन को पॉज करके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो बात करते हैं यार यहाँ काउंसलिंग प्रोसीजर की, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने 2 साल मेहनत करी और आप एक रैंक लेके आए हैं, और उस रैंक के बेसिस पे अगर आप सही तरीके से यहाँ पर काउंसलिंग नहीं भरेंगे या चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो इस चीज को यार आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको काफी डिटेल में चीजें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने काउंसलिंग में जितने भी राउंड्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी में रखा है। पहला है रेगुलर राउंड्स, दूसरा है स्लाइडिंग राउंड्स बेसिकली जिसमें इंटरनल अपग्रेडेशन कहा जाएगा। इसके अलावा तीसरा है स्पॉट राउंड। तो यार यहाँ पर 6 राउंड्स है टोटल, जिसमें से 4 राउंड आपके रेगुलर राउंड में आएंगे, 1 राउंड आपका आएगा इंटरनल अपग्रेडेशन में, और 1 राउंड आएगा आपका स्पॉट राउंड में। तो यार रेगुलर राउंड जो हैं उनमें आपको आपकी रैंक के बेसिस पे सीट्स मिलती है। हर राउंड में ऐसा ही होता है, बट बाकी राउंड कैसे डिफरेंट है रेगुलर राउंड से वो मैं आपको समझाऊंगा। तो रेगुलर राउंड में जो भी आपको सीट अलॉट होगी वो नॉर्मली जैसे सीट अलॉट होती है, जो भी आपकी मेरिट में जिस हिसाब से आपकी रैंक होगी उस हिसाब से आपको सीट अलॉट हो जाएगी। इसके अलावा जब ये 4 राउंड एंड हो जाएंगे तो इसके अलावा इसमें एक इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड होता है जो कि सेकंड कैटेगरी है। तो अगर मैं बात करूं यार इंटरनल अपग्रेडेशन की, तो इंटरनल अपग्रेडेशन में किसी भी नए बच्चे को सीट अलॉट नहीं होती। बेसिकली इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं ये इंटरनल अपग्रेडेशन है। तो जिनको 4 राउंड में सीट मिली है उन्हीं बच्चों को इंटरनली अपग्रेड कर दिया जाता है, अगर उनकी जो प्रेफरेंस है उससे ऊपर वाली ब्रांच उन्हें मिल रही हो और उसमें सीट खाली हो।
इस वजह से आप समझ सकते हो कि जो नीचे की ब्रांचेस हैं उनमें सीट्स वेकेंट रहती है। तो बात करूं यार अगर स्पॉट राउंड की, तो स्पॉट राउंड में वही सीटें आती है जो इंटरनल अपग्रेडेशन से बच जाती है, यानी कि जो इंटरनली अपग्रेड हो गए, जो बच्चे ऊपर चले गए हैं ब्रांचेस में, तो जो नीचे की ब्रांचेस में वैकेंसी क्रिएट होती है वो सारी की सारी ब्रांचेस स्पॉट राउंड में आ जाती है। स्पॉट राउंड की एक खास बात है कि अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था काउंसलिंग के लिए, तो आप दोबारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा यार इसमें वो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जिसको ऑलरेडी राउंड्स में पहले कोई सीट मिल रखी हो। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको वो सीट छोड़नी पड़ेगी जो आपको रेगुलर राउंड्स में मिली थी, क्योंकि अगर आपको रेगुलर राउंड्स में सीट मिल चुकी है इसका मतलब कि आपकी रैंक ऑलरेडी अच्छी है और आपको जो बेस्ट मिल सकता था वो रेगुलर राउंड में मिल चुका है। स्पॉट राउंड उनके लिए होता है जिनको किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं की गई है। तो स्पॉट राउंड यार एक तरीके से ट्रिकी राउंड होता है, क्योंकि इसमें पता नहीं होता कब किसको कितना अलॉट हो जाए, क्योंकि स्पॉट राउंड में जितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से उस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं और उस पर कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, इस हिसाब से स्पॉट राउंड डिजाइन होता है। तो इसकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी वेरी करती है और इसको प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा यार मैं आपको यहाँ पर एक हिडन इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। कभी कभी क्या होता है कि स्पॉट राउंड में ली हुई सीटें भी रह जाती है या किसी बच्चे ने छोड़ दिया, तो उस वजह से स्पॉट राउंड में जो सीटें कभी कभी रह जाती है तो उसके लिए एक स्पेशल राउंड होता है। इस साल होगा नहीं होगा इसकी कोई कंफर्म सिचुएशन नहीं है, तो इट्स जस्ट लाइक एन ऑप्शनल राउंड जो पहले हुआ करता था या शायद हो जाए, तो इसका कोई कंफर्मेशन नहीं रहता, तो इस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। जस्ट एक एडिशनल आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे मुझसे एक डाउट और पूछते हैं यार कि भैया इंटरनल अपग्रेडेशन होता है क्या कॉलेज में जाने के बाद? तो हाँ होता है। तो उससे रिलेटेडली मैं आपको एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो दो तरीके से यार या कहूँ 2 बार आपका अपग्रेडेशन होता है जब आप कॉलेज में जाते हो। सपोज आपको DTU में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गई है, तो अगर आप DTU में एडमिशन लेते हो 1 महीने बाद वहाँ पर इंटरनल अपग्रेडेशन होता है अगर किसी बच्चे ने सीट छोड़ दी या किसी दूसरे कॉलेज में चला गया आफ्टर काउंसलिंग। तो यहाँ पर मैं जो 2 इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड की बात कर रहा हूँ ये टोटली इंस्टीट्यूशनल होते हैं। इससे मेरा मतलब ये है कि सिर्फ उसी इंस्टीट्यूट में आपकी ब्रांच अपग्रेड होगी, जैक की तरह नहीं कि आपकी किसी भी इंस्टीट्यूट में आपने जो भी प्रेफरेंस भरी है तो आपका उसमें अपग्रेड हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। DTU में आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो DTU में ही आपसे प्रेफरेंस भरवाई जाएगी और DTU में ही आपकी ब्रांच अपग्रेड होगी अगर आपको मिल रही होगी तो 1 मंथ बाद आपका एक इंटरनल अपग्रेडेशन होता है। इसके अलावा 1 साल बाद आपसे फिर से चॉइस फिलिंग कराई जाती है। तो इन दोनों राउंड्स में यार जो अपग्रेड होना होता है सीट का परसेंटेज वो काफ़ी कम है, यानी कि काफ़ी कम बच्चे छोड़ते हैं यार। तो ये बहुत ही रेयर केस होता है, तो इस पे रिलाय बिल्कुल भी ना करें। इट्स जस्ट अ लक कि अगर आपका प्रेफरेंस आपको मिल जाता है, दैट्स अ गुड थिंग, बट इस पर आप रिलाय नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी कि आप कॉलेज के अंदर जाके सोच रहे हो कि आपकी ब्रांच अपग्रेड हो जाएगी। इसके अलावा मैं बात करता हूँ रिपोर्टिंग की। तो यार जैसे ही आपको कोई सीट किसी राउंड में अलॉट होगी तो आपको पोर्टल पे एक बटन नजर आएगा जहाँ पर पे आपको 95,000 करने पड़ेंगे। जैसे ही आपको 95,000 का आप पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद आपको वहाँ पर एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर देखने को मिलेगा, उसे आप डाउनलोड कीजिए और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको जो ब्रांच मिली है वहाँ पर जाके आप रिपोर्ट कीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप इन डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास निकाल के रखिए पहले से। इसके अलावा मैं एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताना चाहूँगा। अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट मिली है एंड सपोज राउंड 3 में आपकी अपग्रेड हो गई है, तो आपने राउंड 1 में ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है इंस्टीट्यूट पे जाके, तो अगर राउंड 3 में आपकी कोई ब्रांच अपग्रेड हो जाती है तो आपको दोबारा रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो इंस्टीट्यूट बता देगा कि बच्चे ने ऑलरेडी रिपोर्ट किया है और उसके सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट है, तो आपको बार बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ब्रांच ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगी। तो यार बात करते हैं यहाँ पर सीट एक्सेप्टेंस की। तो यार सीट एक्सेप्टेंस के यहाँ पर 3 मोड होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जान लेनी चाहिए। तो आप किसी गलत बटन को प्रेस ना कर दे, तो इसलिए आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है यार अपग्रेड का। अपग्रेड का मतलब सिंपली यही है कि जो आपने चॉइस फिलिंग भरी है, सपोज आपको 5th नंबर की ब्रांच मिल गई है और आपको चाहिए कि आप और अपग्रेड करके 4th, 3rd, 2nd, 1st जो भी आपको ब्रांच ऊपर की मिल सके, अगर आप उसमें अपग्रेड करना चाहते हो तो आप अपग्रेड पे ही रखिए। इसके अलावा यार एक इसमें ऑप्शन होता है फ्रीज का, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आप चॉइस फिलिंग ध्यान से भरेंगे तो आपको पता है कि आपने एक चॉइस फिलिंग सही ऑर्डर में भरी है, तो फ्रीज आपके लिए एक ऑप्शन नहीं है। फिर भी मैं बताऊंगा कि फ्रीज का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आपको मान लीजिए 5th ब्रांच मिली और आप संतुष्ट हैं, आपको ऊपर अपग्रेड नहीं करना, आपको पसंद आ गया कि मैं यही लेना चाहता हूँ, तो आप फ्रीज पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका ब्रांच अपग्रेड नहीं होगा। जो ब्रांच आपको मिली है वही रहेगी थ्रू आउट द काउंसलिंग। तो इसमें तीसरा ऑप्शन विड्रॉ है, जो कि मैं वैसे ही रिकमेंड नहीं करूंगा। विड्रॉ का सिंपली मतलब यही है यार, आपको कोई ब्रांच अलॉट हुई या आपने विड्रॉ का बटन क्लिक कर दिया तो इससे आप सीधा बाहर आ जाओगे काउंसलिंग से, आपको काउंसलिंग से बेसिकली निकाल दिया जाएगा और आपको सीट अलॉट नहीं होगी और ना ही आप किसी फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे।
आप उसके बाद सीधा स्पॉट राउंड की जब नए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे तो उसमें अप्लाई कर सकते हो, बट रेगुलर राउंड से आपको निकाल दिया जाएगा, जो कि एक एडवाइसेबल नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सीट मिल रही थी, जो कि एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है रेदर देन सिटिंग इन अ स्पॉट राउंड। उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में जैक को समझाने की कोशिश करी है, आपको पूरा ब्रोशर ना पढ़ना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी कवर की हैं। इसके अलावा फिर भी वीडियो में अगर कुछ डाउट रह गया हो आपका या कुछ छूट गया हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा ज़रूर से ज़रूर। इसके अलावा यार मैं चॉइस फिलिंग पे भी लेके आऊँगा वीडियो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो पे जितने ज़्यादा लाइक होंगे मैं समझूंगा उतना ही आपको चॉइस फिलिंग की ज़रूरत है। इसके अलावा कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको चॉइस फिलिंग चाहिए कि किस ऑर्डर में चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, टेक ब्रांचेस में कैसे हमको फ़ायदा हो सकता है, कि कौन सी ब्रांच टेक कंपनीज़ के लिए हमें बेसिकली अलाउ करेगी। तो अगर इस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।